उर्मिला एक पूजा पाठ करने वाली बड़ी ही धार्मिक औरत थी। वो बिना नहाए एक दिन भी नहीं रह सकती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू का नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और उसे कम से कम 10 बार बोलना पड़ता था। उसकी ना नहाने वाली आदत के चलते हमेशा सास बहू में कोई ना कोई बहस होती ही रहती। एक दिन सुबह के समय उर्मिला अपनी बहू को जोर जोर से आवाज देती है। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? जरा मेरे पास आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? कोई काम था क्या? बेटा, तेरा नाम काजल है क्या, जो मेरी आवाज सुनते ही तू दौड़ा चला आया? ऐसी बात नहीं है माँ, वो मैंने सोचा कि जरूरी काम होगा इसलिए मैं खुद आ गया। तुझ तक मेरी आवाज चली गई, लेकिन उस महारानी तक मेरी आवाज नहीं गई। वो क्या कर रही है? माँ वो तो सो रही है, आप लगातार आवाज लगा रही थी तो मुझे लगा कुछ काम होगा तो मैं आ गया। इतनी देर हो गई है, अब तक वो महारानी सो रही है। अगर वो इतनी देर तक सोएगी तो घर में पूजा पाठ और सब बाकी काम कौन करेगा? माँ आप तो जानती हो ना कि काजल कितना फास्ट काम करती है। बस थोड़ी देर में उठ जाएगी और सारा काम कर लेगी। आप गुस्सा क्यों कर रही हो? तू तो अपनी बीवी का इतना बड़ा गुलाम हो गया है कि तुझे अपनी बीवी की गलत बात पर भी गुस्सा नहीं आता। पता नहीं किस मिट्टी का हो गया है तू, जिसे अपनी बीवी के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। उर्मिला की बात सुनकर अशोक को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी उर्मिला फिर बोलती है। अरे तू फिर वापस जा रहा है? अभी बात भी नहीं सुनी। माँ सुनने तो वही आया था, लेकिन अब दूसरी बात लेकर बैठ गई तो मैं क्या करता, इसलिए जा रहा था। अब वैसे भी मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर, बताती हूँ मैं। एक काम कर, जाकर अपनी पत्नी को जगा और बोल कि मैंने नीचे बुलाया है, घर का काम करना है। यही बात अगर सीधे सीधे आप पहले बोल देती तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता ना माँ। आप दोनों सास बहू का क्या ही होगा। अशोक इतना कह ही रहा था और वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में पहुंचकर काजल को जगाते हुए बोलता है। काजल, काजल उठो। अरे उठो यार, कितना सोती हो तुम। अरे माँ बुला रही है, रोज तुम्हारे कारण मुझे डांट सुननी पड़ जाती है। उठ जाओ। क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ जी की तो आदत है रोज चिल्लाने की, आप उनकी बात को इतना ध्यान ही क्यों देते हैं? तुम मुझे ना ये लेक्चर ना बाद में देना, अभी जाकर ना घर के काम निपटा लो, इसीलिए माँ चिल्ला रही है तब से। जी ठीक है, जैसा आप कहें, मैं अभी जाकर सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद तो माँ जी का गुस्सा शांत हो जाएगा ना। अरे मुझे क्या पता उनका गुस्सा शांत होगा कि नहीं, लेकिन हाँ तुम अगर जल्दी जाओगी ना तो वो चिल्लाना बंद कर देंगी और हो सकता है उनका गुस्सा कम हो जाए, इसलिए यार प्लीज जल्दी जाओ। काजल अपनी आंखों को मसलते हुए जल्दी से बिस्तर से उठती है और नीचे जाकर घर के सारे काम करने लगती है और थोड़ी ही देर में उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वह रसोई में चली जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसकी सास उर्मिला वहाँ जाती है और उसे कल के कपड़ों में देखकर उससे बोलती है। बहू, तूने अभी तक कल के ही कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब तू अभी तक नहाई नहीं है ना? क्या माँ जी, अशोक जी कहते हैं कि माँ जी चिल्ला रही हैं, पहले जाकर घर के सारे काम करो, और जब मैंने सारे काम कर लिए हैं तो आप कह रही हैं तूने कल के कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब तुम अभी तक नहाई नहीं हो। अरे मैं काम कर रही थी तो नहाती कैसे? बहू, मुझे अच्छी तरह से पता है ये सारे बहाने तेरे ना नहाने के हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तू नहाने से भागती है। तू अभी इसी वक्त मेरी रसोई से बाहर निकल। लेकिन क्यों माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो सबके लिए खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। तेरे हाथ का खाना खाएगा कौन? तुझे पता है ना मैंने चारों धाम कर रखे हैं, मैं बिना नहाए पानी तक नहीं पीती, तो तेरे हाथों का खाना कैसे खा लूंगी? माँ जी ऐसा मत बोलिए, अशोक जी को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मुझे खाना बनाने दीजिए। आप इतने भारी भरकम शब्द बोल रही हैं, लेकिन अगर मैं रसोई में नहीं जाऊंगी तो यहाँ पर काम कौन करेगा? हो सकता है आपको पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ जाए। मैं पूरे दिन भूखी रह लूंगी, वो मंजूर है, लेकिन तेरा बिना नहाए बनाया हुआ खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तेरा ये रोज का ही नाटक है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो मेरे जैसी पूजा पाठ करने वाली औरत को तुझ जैसी ना नहाने वाली बहू मिल गई है, जो समय से नहा भी नहीं पाती है, तो पूजा पाठ क्या खाक करेगी? आप मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती, आपको कोई हक नहीं है मेरी बेइज्जती करने का। तेरी इतनी बेइज्जती करती हूँ तब तो तुझ पर कोई असर नहीं होता। अगर मैंने तुझे बोलना छोड़ दिया तब तो मुझे लगता है कि तू सालों साल नहीं रहेगी। उर्मिला इतना कहकर काजल का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर निकाल देती है। ये बात काजल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसे तो नया बहाना मिल जाता है फिर से ना नहाने का, और वो गुस्सा होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। काजल आए दिन ना नहाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती। एक दिन उसका पति अशोक ऑफिस से घर आता है
और हॉल में अपनी माँ को बैठा हुआ देखकर उनसे बोलता है। माँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम सभी को पूजा में जाना है। कौन सी पूजा? किस पूजा की बात कर रहा है बेटा तू? अरे माँ, मैं उस पूजा की बात कर रहा हूँ जो आप दिन रात करती रहती हो, यानी कि पूजा पाठ, कीर्तन, भजन। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन जाना किसके यहाँ है? माँ, अजीत को तो आप जानती हो, उसके मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है आज, तो उन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है और पूजा पाठ भी होगा, तो हमारा खाना पीना भी वहीं होगा। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, लेकिन एक बार अपनी पत्नी से पूछ ले कि वो पूजा जाने के लायक भी है या नहीं, क्योंकि नहाना तो उसे होता नहीं है, तो वो पूजा भी क्या ही करेगी। ऐसी बात नहीं है माँ, सुबह से शाम हो गई है, अब तक तो उसने नहा लिया होगा। एक काम करते हैं, मैं उसे आवाज देता हूँ और पूछता हूँ। अशोक इतना कहकर काजल को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर काजल हाथों में बाल्टी लिए छत से नीचे आती है, जिसे देखकर उर्मिला बोलती है। देख बेटा, अभी भी वो कपड़े पहने हुए हैं जो इसने पहले पहने हुए थे, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये अभी तक नहीं नहाई है। काजल, ये सब क्या है? सुबह से शाम हो गई, तुमने अभी तक नहाया नहीं। आखिर ऐसा भी कौन सा काम आ गया जो तुम बिजी थी? अशोक जी, मैं छत पर आप सभी लोगों के लिए पापड़ बना रही थी, उसी में इतना समय लग गया, उसी के चक्कर में मैं नहा नहीं पाई। माँ बिल्कुल सही कहती है, तुम हमेशा ना नहाने का कोई ना कोई बहाना खोज लेती हो, और अगर अब तुम नहाने भी जाओगी तो भी देर हो जाएगी हमें, तब तक पूजा भी खत्म हो जाएगी। बेटा तू इसकी छोड़, एक काम करते हैं कि हम दोनों चलते हैं, वैसे भी बिना नहाए तो ये पूजा पाठ में बैठ नहीं सकती है। हाँ माँ, अब यही करना होगा। मैं तो बस ये सोच रहा था कि रास्ते में इसका मायका पड़ता है, अगर इसको ले चलूंगा तो रास्ते में इसके मम्मी पापा से इसे मिलवा दूंगा, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं, जब ये तैयार ही नहीं है तो उसको कैसे ले जाए। आप सच कह रहे हैं? आप मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवाने के बारे में सोच रहे थे? मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें बहुत देर हो चुकी है। अभी तो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा, तुमको ना नहाने के बहाने बहुत खोजने होते हैं ना, तो आप बैठो घर में। ऐसा मत करिए, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी, मुझे भी आपके साथ लेकर चलिए ना प्लीज। नहीं, अब तुम्हारी सजा यही है, तुम अकेले रहोगी और मम्मी पापा से भी मिलने नहीं जाओगी। अशोक इतना कहकर थोड़ी देर बाद अपनी माँ उर्मिला के साथ पूजा में जाने के लिए निकल जाता है और अपने ना नहाने के चक्कर में काजल घर पर अकेली ही रह जाती है और ना ही वो लोगों के साथ जा पाती है और ना ही वो अपने मम्मी पापा से मिल पाती है, जिसके बाद उसे बहुत पछतावा होता है। चंदा सुबह सुबह खाना बना रही होती है, तभी चंदा की सास सुजाता चंदा से कहती है, अरे बहू, किसके लिए खाना बनाने में लगी है? खाने वाले तो काम पर जा चुके हैं। तुझे कितनी बार कहा है समय पे उठाकर, ताकि खाना पीना बन जाए, लेकिन तू तो मेरी सुनती ही नहीं है। माँ जी, उन्होंने रात में मुझे कहा था कि वो लेट जाएंगे तो मैं भी लेट उठी हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं उन्हें खाना बनाकर खेत में पहुँचा आऊंगी। ठीक है, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाया कर, ताकि मेरा बेटा भूखा न जाए। जी माँ जी, मैं कल से समय पर उठ जाया करूँगी। अब चंदा खाना बनाने के बाद ही खाना पैक करके अपने पति को देने खेत पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पति को मुखिया खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। अरे कामचोर कहीं के, कितनी बार कहे तुझे समय से काम पे आया कर, पूरे 5 मिनट लेट आया तू। तुझे पता हो या ना हो, लेकिन मेरी बात ध्यान रखियो, मैं हमेशा अपने इरादों का, उसूलों का पक्का हूँ। मुझे समय पे मेरे मजदूर खेत के अंदर चाहिए, मतलब अंदर चाहिए। मालिक, आगे से ध्यान रखूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। अरे देखो तो, इसकी पत्नी खाना लेकर आई है, अब ये खाना खाएगा। अरे ओ, मेरी बात ध्यान से सुन, जब तक आधे से ज्यादा खेत में तू बीज नहीं बोएगा ना, खाने को हाथ मत लगाइयो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। इतना कहने के बाद ही मुखिया वहाँ से चला जाता है और चंदा बड़े ही प्यार से अपने पति की तरफ देखकर कहती है, सुबह सुबह बिना खाना खाए आ गए। आपको पता भी है माँ जी ने मुझे कितना सुनाया है, और आप है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कल से आप बिना खाना खाए कहीं नहीं जाओगे घर से। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही करूंगा। अब मेरे सर पे क्यों खड़ी हो, जाओ ना, खाना रखो और जाओ। नहीं जा रही मैं यहाँ से, आपको खाना खिलाए बिना। अभी तुमने सुना नहीं मुखिया जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि खाने को मैं तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक पूरा काम ना कर दूं। अरे, आपको काम करने से रोक भी कौन रहा है? मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, आप काम कीजिए। ठीक है, तो मैं अपना काम करता हूँ और तुम मुझे खाना खिलाओ। एक तुम ही हो जो मेरा कितना ध्यान रखती हो। अब चंदा हरिया को खाना खिलाने के बाद घर आ जाती है और उसके दिमाग में मुखिया की बातें घूमती रहती है। अब चंदा को परेशान देखकर चंदा की सास सुजाता चंदा से कहती है, बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना?
जब से तू खेत में हरिया को खाना देकर आई है तब से ही देख रही हूँ, तो उदास सी लग रही है। कुछ नहीं माँ जी, बस जब मैं खेत गई थी तो मुखिया जी उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे और मुझे देख कहा कि काम होने तक खाना नहीं खाएगा तू। अरे वो मुखिया नहीं, शैतान है शैतान। वो अपने खेतों में काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं करता। खैर इन सब बातों का क्या ही फायदा, तू तो जानती है मुखिया के खेत में अगर गांव वाले काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। दोनों सास बहू बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सुजाता की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही सुजाता से कहती है, अरे सुजाता सुन ना, बाजार चलेगी क्या मेरे साथ? वो होली आ रही है, थोड़ा बहुत होली का सामान लाना है। सोच रही हूँ थोड़ा बहुत रंग गुलाल बेचकर होली के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँ। ये तो तूने अच्छा सोचा। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत काम है, शाम में मिलते हैं। और हाँ, मैं जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। अरे सुजाता, तेरी बहू को मालपुआ बनाने आते हैं ना? इस होली ना मेरी बहू जा रही है अपने मायके, तो मालपुआ भिजवा दियो अपनी बहू के हाथों का। मुझे बहुत पसंद है तेरी बहू के हाथों का मालपुआ। विमला के जाने के बाद ही सुजाता अपनी बहू चंदा से कहती है, हर साल होली में ये रंग गुलाल पिचकारी की दुकान लगती है और उससे ही इतना पैसा तो निकल ही आता है कि होली का खर्चा आराम से निकल जाए, इसका और इसके परिवार का। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे माँ जी, क्या मैं भी होली में छोटी सी दुकान लगा सकती हूँ ताकि हमारा भी कुछ खर्चा निकल जाए? अरे बहू, ये तो क्या कह रही है? हम विमला से कंपटीशन कैसे कर सकते हैं? उसे बुरा लग सकता है, आखिर है तो वो हमारी पड़ोसन ही ना। लेकिन माँ जी, मैं तो रंग गुलाल नहीं बल्कि मालपुए की दुकान लगाना चाहती हूँ। ये तो क्या कह रही है? अरे नहीं नहीं बहू, मालपुआ यहाँ कोई नहीं जानता होगा। ये तू कैसी बातें कर रही है? माँ जी, तभी तो लोग खरीद कर खाएंगे। मुझे तो मालपुआ भी अच्छा बनाना आता है और ऐसे स्वाद वाले मालपुए बनाऊंगी ना कि बस खाने वाले कहेंगे कि वाह क्या स्वाद है। देख ले बहू, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरा मालपुआ यहाँ बिक पाएगा। चंदा अब इस बात पर रात भर सोचती है कि आखिर वो क्या करे जिससे उसके होली के लिए पैसे निकल जाए। और बहुत सोचने के बाद ही चंदा ने जो कुछ पैसे बचा कर रखे थे उससे वो गांव में ही एक मालपुए की दुकान लगाती है। ये क्या बेच रही है सुजाता की बहू? होली के मौके पर आप सबका मनपसंद मालपुआ। ये क्या, सुजाता ने अपनी बहू से जानबूझकर दुकान खुलवाई है? अरे विमला काकी, आइए आइए, बताइए कितना मालपुआ दूं? अरे वो सब छोड़ और तू ये बता, जिस जगह दुकान लगाने की मैंने सोची और सुजाता को भी बताया और उसी जगह तू मालपुए की दुकान खोलकर बैठ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ दुकान लगाने वाली है। अरे तेरी सास को पता था, मैं सब समझ रही हूँ। तुम दोनों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि मेरी दुकान में ग्राहक ना आए। लेकिन मैं विमला हूँ, विमला, इसका बदला तो लेकर रहूंगी। अरे काकी, आप कहती है तो मैं कहीं और दुकान लगा लूंगी। अरे सुनिए तो। अरे विमला काकी, आप सुन भी रही हैं? विमला वहाँ से चली जाती है। इधर चंदा के मालपुए को खाने के लिए लोग आने लगते हैं और गांव वालों को चंदा के मेवे वाले मालपुए काफी पसंद भी आते हैं। लेकिन अगले ही रोज जब सुबह सुबह चंदा अपनी रेहड़ी लगाकर दुकान लगाने आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ढेर सारा कूड़ा रखा हुआ है। अरे ये कूड़ा कौन डाल गया यहाँ, जबकि सबको पता है मैं यहाँ अपने मालपुए की दुकान लगाती हूँ। अरे बहू, ये क्या, अब तू अपनी दुकान कहाँ लगाएगी? अरे ये जिसने भी किया ना, बहुत गलत किया तेरे साथ। कोई बात नहीं काकी, अभी तो शुरुआत है। मेरी और मेरी दुकान के बीच अभी ऐसे और कई समस्याएं आने वाली है। लेकिन मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ जो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ती, चाहे उसे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। विमला अब चंदा की ये बात सुनती है तो उसे एहसास होता है कि वो गलत आदमी से पंगा ले रही है। चाहे वो चंदा के रास्ते में लाख समस्या खड़ी कर दे, लेकिन उसका हल चंदा निकाल ही लेगी। देख बहू, मुझे पता है तू बहुत मेहनती है और मैं तुझे कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ और ना ही मेरी तुझसे कोई दुश्मनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू मेरी दुकान की जगह खाली कर दे। मैंने तो उसी दिन कहा था कि आप अपनी दुकान यहाँ लगा लीजिए, मैं अपनी दुकान आगे लगा लूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये कूड़ा अभी साफ करवा देती हूँ, क्योंकि ये कूड़ा तो मैंने ही फैलाया था। अब विमला ने जहाँ चंदा की दुकान हटवाने के लिए कूड़ा रखा था वहाँ से वो कूड़ा हटाती है, लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं थी। अब मुखिया अपने आदमियों को लेकर गांव में आता है। इस बार गांव में होली का जश्न आने वाला है तो कोई भी अपनी दुकान नहीं लगाएगा। अरे ओ बिमला काकी, अपना ये तामझाम समेटो और घर जाओ, आराम करो। और हरिया की पत्नी, तुम भी जाओ,
एक मिनट, ये क्या है? मालपुए की दुकान? अरे ये तो मेरा मन पसंदीदा है। ये मेरी दादी बनाया करती थी। जब से वो चली गई मुझे तो ये नसीब ही नहीं हुआ। आप ले सकते हैं, मैं भी गर्मा गर्म मालपुआ बना देती हूँ। अरे हरिया की पत्नी, जल्दी से देना। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ला ला। मुखिया को चंदा के हाथ का मालपुआ बहुत पसंद आता है और तो और गाँव में होली के होने वाले उत्सव में अपनी तरफ से चंदा को 10,000 रुपए देता है गांव के लोगों के लिए मालपुआ बनाने के लिए, और विमला को भी कुछ पैसे देता है ताकि उत्सव में आए लोगों का रंग गुलाल और खाने की दिक्कत ना हो। और होली का उत्सव तो अच्छे से निप जाता है, लेकिन चंदा को मालपुए की दुकान से अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है।